हेलो, गुड मॉर्निंग। ये क्या है? एक मिनट। करें शुरू। हाँ जी। लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जन ऑफ कंपनीज के बारे में रीड आउट किया था, हो गया था वो कंप्लीट। उसके बाद लास्ट के दो तीन टॉपिक रह गए हैं जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक रह गए हैं और छोटे टॉपिक है। सबसे पहले एक सेक्शन है, सेक्शन 10A, सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सिर्फ कंपनी बनाना काफी नहीं है, अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए आपको आरओसी से क्या लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए क्या चीज चाहिए बेटा? सबसे पहले पैसा, दूसरी चीज जगह, पैसा और जगह, और तीसरी चीज परमिशन। अगर मान लो गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, जैसे आपको बैंक का बिजनेस करना है तो किसके अप्रूवल चाहिए? आरबीआई की। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सेबी की अप्रूवल भी चाहिएगी, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज की सिक्योरिटीज के लिए अगर आप कोई स्टेटमेंट वगैरह दोगे तो उसके लिए सेबी की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। दोबारा समझिए, मेरी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई। अब कंपनी को बिजनेस करने के लिए तीन चीजें चाहिए, क्या क्या? पैसा, नंबर दो जगह, और नंबर तीन अगर किसी अथॉरिटी या गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए तो वो अप्रूवल। ओके, ये सारा काम झाम जो है ना विद इन 180 डेज कर लेना। कितने दिन में? विद इन 180 डेज। जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ है कंपनी का उसके 180 डेज में। और आरओसी को आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कि हमें बिजनेस शुरू करना है, इसके लिए हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए। ओके। इस फॉर्म के साथ में तीन इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। अच्छा बताइए, कंपनी अभी बनी है तो पैसा किसने लगाया होगा? सब्सक्राइबर, प्रमोटर। जो कंपनी बनते वो क्या बन जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे। और उन्होंने जितना कमिटमेंट कर रखा है कि हम इतने शेयर परचेज कर लेंगे, वो शेयर उनको परचेज करके कंपनी को क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। बड़े इन्वेस्टर बाद में आएंगे, बड़े इन्वेस्टर बाद में आएंगे, एक बार कंपनी शुरू करनी पड़ेगी। इस स्टार्टिंग की मनी को हम क्या बोलते हैं? टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? सीड कैपिटल। इसको हम क्या बोलते हैं? सीड कैपिटल। सीड का मतलब पता है ना? बीज। तो स्टार्टिंग में एक बार कंपनी तो स्टार्ट करने के थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। जब कंपनी बिजनेस करके दिखाएगी तो उसके बाद हम किसको अप्रोच करेंगे? बड़े इन्वेस्टर को, पब्लिक को। कोई कंपनी आज नहीं बनी है अगले दिन सोचो आईपीओ ले आए, नहीं होता, ऐसा है, हो ही नहीं सकता। कोई पैसा लगाएगा ही नहीं, और सेबी रूल के अकॉर्डिंग अलाउड भी नहीं है। पहले आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, कम से कम आपकी कंपनी का 5-7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए बिजनेस का। उसके बाद आप आईपीओ और एफपीओ की बात करो। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पर क्या दिखाना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, मनी हैज बीन
रिसीव्ड फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबसे पैसा रिसीव हो गया है। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। क्या पैसा आ गया हमारे पास? वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, हमने एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी एस्टेब्लिश कर लिया है। आपके सामने ये एक वर्ड आया नया। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं अपनी मोबाइल मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप की ऐप इंस्टॉल करता हूं तो सबसे पहले क्या मांगेगा? मोबाइल नंबर। व्हाट्सएप किससे ऑपरेट होगा? एक मोबाइल नंबर से। तो कैसे पता लगेगा कि ये मोबाइल नंबर आपका है? आप तो किसी का भी मोबाइल नंबर डाल दोगे। कैसे वेरीफाई करता है व्हाट्सएप? ओटीपी भेज के। वेरीफाई करने मतलब क्लियर है कि कैसे पता लगेगा कि तुम हो या ये चीज सच है। इंसान की वेरिफिकेशन कैसे होगी? आजकल इंसान की वेरिफिकेशन कैसे होती है? आधार कार्ड, बायोमेट्रिक, ठीक है, रेटिना रीडिंग, फेस रीडिंग, इनसे इंसान की क्या होती है? वेरिफिकेशन होती है। अब अगर मैं यहां पर कह दूं कि हाँ इस जगह पर XYZ जगह पर हमने रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश कर लिया है, कैसे पता लगेगा कि यह जगह वाकई में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? किसी जगह को कैसे वेरीफाई करोगे बताओ? आपको कहीं पर आपके घर का एड्रेस अगर वेरीफाई करवाना हो तो कैसे वेरीफाई करोगे? क्या चीज? रजिस्ट्री। ठीक है, रजिस्ट्री हो जाती है। और कोई एग्जांपल थोड़ा सिंपल? आपके घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, ब्रॉडबैंड का बिल जो है वो जगह की वेरिफिकेशन मानी जाती है। हाउस टैक्स, पानी का बिल, बिजली का बिल, और लैंडलाइन फोन है तो लैंडलाइन फोन का भी बिल। ये सब क्या है? जगह की वेरिफिकेशन, कि वाकई में ये जगह एग्जिस्ट करती है। कौन समझ आया? तो ये वेरिफिकेशन भी करवानी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज, अगर आपके बिजनेस को करने के लिए किसी अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल ऑफ अथॉरिटीज। अथॉरिटीज का कोई एग्जांपल? लाइक आरबीआई, सेबी, एटसेट्रा। तो अगर आपको बैंक का बिजनेस करना है, ब्रोकरशिप का बिजनेस करना है, इंश्योरेंस का बिजनेस करना है, तो इनके लिए इनकी अथॉरिटी की क्या लेनी पड़ती है? अप्रूवल। ये सारी बातें है ना एक डिक्लेरेशन में लिखनी पड़ेगी। किसमें लिखनी पड़ेगी? डिक्लेरेशन। कंपनी बनाते हुए एक डिक्लेरेशन देते हैं ना, सेम ऐसी एक डिक्लेरेशन जाएगी, डिक्लेरेशन, ठीक है। और इसको वेरीफाई कौन करेगा? वेरीफाइड बाय सीए, सीएस, सीएमए इन प्रैक्टिस। ये इसको सर्टिफाई करेंगे कि हाँ हमने चेक कर लिया है, कंपनी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी चाहिए वो सारी फॉर्मेलिटीज क्या हो गई है? पूरी हो गई है। पैसा आ गया है, रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश हो चुका है, और जो रिक्वायर्ड अप्रूवल चाहिए वो सारी अप्रूवल ली जा चुकी है। ये सारी की सारी डिक्लेरेशन देने के बाद इसको फॉर्म के साथ अटैच करना है और आरओसी के पास फाइल कर देना है। कितने दिन में? विद इन 180 डेज, ठीक है। और डिक्लेरेशन कौन देगा? बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? डायरेक्टर के हाथ में। जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं दोगे तब तक आपको, सॉरी, जब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं करवाओगे तब तक आपका बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। ये नोट हो गया? सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस मिलने के बाद ही, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलने के बाद ही आप क्या कर सकते हो? बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट द बिजनेस एंड बोरो मनी only after obtaining certificate for commencement of business, COB। जब तक आपको COB नहीं मिल जाता तब तक आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते और ना आप पैसा उधार ले सकते। ये तो बात समझ में आ गई कि बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, इसका पैसा उधार लेने से क्या लेना देना है? अब
कोई कंपनी बैंक से लोन लेना चाहती है, कहता ना पहले क्या लेके आओ, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक बात है, ये लेके आओ। कहते सर पैसा उधार उधार दे दो, पैसा आएगा तभी तो बिजनेस करेंगे। कहते भाई पैसा उधार सिर्फ किस लिए लिया जा सकता है बताओ? बोरोइंग पावर कहां लिखी होती है? ऑब्जेक्ट क्लोज में। ऑब्जेक्ट क्लोज में क्यों लिखी होती है, कैपिटल क्लोज में क्यों नहीं लिखी होती? अभी सोचा है? बोरोइंग पावर, जब मैं आपको अल्ट्रा वायर एक्ट के बारे में बता रहा था तो मैंने क्या बताया था, बोरोइंग पावर के बारे में कहां लिखा होता है? कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा होता है, कंपनी कैन बोरो मनी फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स। कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स को अटेन करने के लिए पैसा उधार ले सकती है, इसलिए बोरोइंग पावर कहां लिखी होती है? ऑब्जेक्ट क्लोज में। और ये रूल होता है कंपनी सिर्फ और सिर्फ पैसा आप उधार ले सकती है अपने बिजनेस के लिए, किसी और पर्पज के लिए बिजनेस नहीं ले सकती। तो जब आप बिजनेस ही स्टार्ट नहीं कर सकते तो पैसा उधार लेके करोगे क्या? इसलिए दोनों वर्ड हमेशा साथ चलेंगे, बिजनेस एंड बोरोइंग्स। समझ में आ गया? अगर आपके पास बिजनेस करने का सर्टिफिकेट नहीं आया तो पैसा उधार किस लिए ले रहे हो? तो जब अभी बिजनेस ही शुरू नहीं कर सकते तो बोरोइंग किस लिए ले रहे हो? बोरोइंग सिर्फ किस लिए ली जा सकती है? बिजनेस के लिए। ये लॉजिक है। ये टॉपिक भी हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आता है ये एमसीक्यू। सीओबी के लिए कितने दिन में अप्लाई करना पड़ता है? विद इन 180 डेज। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बाकी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू आने के चांसेस हैं। चलो आगे, अगला टॉपिक हो गया नोट बेटा ये। चलो आगे, क्या कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड कर सकती है? सब्सिडरी नॉट टू होल्ड शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। कोई भी सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेज नहीं कर सकती। हाँ, क्यों? इसके बारे में डिटेल में आएगा सेक्शन 67 चैप्टर 4 में, बट बता देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि सर को आता नहीं है। अच्छा बताइए, क्या इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन हो सकता है? नहीं हो सकता। इक्विटी शेयर का फाइनल हिसाब किताब कब होता है? जब कंपनी बंद होती है। ठीक बात है? हाँ जी, ना अभी बात करते हैं, अभी कहां खत्म होगी, जगह पड़ी है, लिखवाऊंगा। हाँ, क्या कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर का रिडम्पशन कर सकती है? नहीं कर सकती। इक्विटी शेयर का हिसाब किताब कब होता है? जब कंपनी बंद होती है। रिडम्पशन वर्ड जब भी आएगा तो किसकी बात चल रही है? प्रेफरेंस शेयर्स की और डिबेंचर्स की। इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होता है। सेक्शन 67 इसी चीज का है बेटा, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर नहीं खरीद सकती, तो वो तो रिडम्पशन हो गया। ठीक है, अगर आप इक्विटी शेयर खरीद रहे हो उसको मतलब उसको क्या दे रहे हो? पैसे दे रहे हो, ये तो रिडम्पशन हो गया ना। 67 में मना कर रखा है। और इसी में लिख रखा है कि अगर कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेज करे तो कहते ये भी अलाउड नहीं है। कहते वजह, सब्सिडरी कंपनी किसके कंट्रोल में होती है? तो वो शेयर खरीद नहीं रही है होल्डिंग के, उससे खरीदवाए जा रहे हैं। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को कहा कि ये पकड़ो पैसे और जाके मेरे कंपनी के शेयर परचेज कर लो। क्यों? क्योंकि मैं तो परचेज कर नहीं सकता। एच कंपनी अपने शेयर परचेज नहीं कर सकती, तो उसने किसको ऑर्डर दिया? एस कंपनी को, कि जाओ तुम मार्केट से मेरी कंपनी के शेयर परचेज कर लो। और एस कंपनी क्या करेगी? जैसा होल्डिंग कंपनी ने कह दिया वैसा ही करेगी। ये तो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है ना, सब्सिडरी कंपनी अगर किसी कंपनी के शेयर होल्ड करती है तो किसकी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है? होल्डिंग की। याद है ना, फाउंडेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो ये लॉजिक है बेटा। बाकी डिटेल में कहां बात करेंगे? सेक्शन 67 में। कोई भी कंपनी अपने इक्विटी शेयर परचेज नहीं कर सकती और कोई भी सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेज नहीं कर सकती, क्योंकि वो शेयर खरीद नहीं रही है, उससे खरीदवाए जा रहे हैं। सब्सिडरी कंपनी पे किसका कंट्रोल होता है? होल्डिंग कंपनी का। क्लियर है ना ये? किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को होल्डिंग सब्सिडरी के बारे में ना पता हो तो। चलो आगे, चलो। बट इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है। इसकी 3 एक्सेप्शन है। इसकी 3 एक्सेप्शन है।
subsidiary company holds the shares of its holding company as legal representative। ठीक है, और एज ट्रस्टी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में कल बताया था, जो किसी को लीगली रिप्रेजेंट करता है। ये शेयर मेरे नहीं है, ये शेयर मेरे नहीं है, मैं सिर्फ क्या हूं, रिप्रेजेंटेटिव हूं किसी का। रिप्रेजेंटेटिव या ट्रस्टी ये बेसिकली कौन होते हैं बेटा, एजेंट होते हैं। ये कौन होते हैं, एजेंट होते हैं। इन शॉर्ट ये शेयर मेरे नहीं है, ये शेयर किसके हैं, प्रिंसिपल के। मेरे पास एज एजेंट पड़े, मेरे है ही नहीं। तो अगर सब्सिडरी कंपनी के पास उसकी होल्डिंग कंपनी के शेयर पड़े हैं बट वो उसके है नहीं, मेरे पास पड़े हैं, मेरे है नहीं, मैंने तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे होल्ड कर रखा है। जैसे ही इसका मालिक आएगा मुझे शेयर उसको देने पड़ेंगे। मैंने एज ट्रस्टी होल्ड कर रखा है, एज एजेंट होल्ड कर रखा है, ये मेरे नहीं है जी। पॉइंट समझ में आया थोड़ा थोड़ा। अगली एक्सेप्शन इसकी क्या है, इफ सब्सिडरी कंपनी हैज एक्वायर्ड the shares of its holding company before the establishment of relationship of holding subsidiary। ये तीन एक्सेप्शन है। ये तीसरी एक्सेप्शन क्या कह रही है, इसको समझते हैं। पहली दो का थोड़ा आइडिया लग गया, ये मेरे नहीं है सर, ये मेरे ओनर के हैं, प्रिंसिपल के हैं। ठीक है, मैंने तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एज ट्रस्टी होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं जी। इफ सब्सिडरी कंपनी हैज एक्वायर्ड द शेयर्स of its holding before the establishment of its relationship। एक कंपनी है एच लिमिटेड कंपनी और एक कंपनी है एस लिमिटेड कंपनी। एच लिमिटेड कंपनी एंड एस लिमिटेड कंपनी। एस लिमिटेड कंपनी ने शेयर एक्वायर किए हुए हैं, शेयर 10% शेयर्स ऑफ एच इन ईयर 2015। ठीक है, एस कंपनी ने एच कंपनी के 10% शेयर खरीद रखे हैं। बताओ क्या कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज कर सकती है? बिल्कुल सर। ईयर 2025 में, ईयर 2025 में एच लिमिटेड एक्वायर्ड 60% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस। बताओ अब एच कंपनी क्या बन गई, होल्डिंग कंपनी, और एस क्या बन गई, सब्सिडरी। ये शेयर कब खरीदे हुए थे? आपने क्या कहा, कोई भी सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेज नहीं कर सकती। तो भाई आज के बाद परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी की रिलेशनशिप कब एस्टेब्लिश हुई है, 2025 में। और मैंने ये शेयर कब एक्वायर कर रखे हैं, इस रिलेशनशिप से पहले। क्या जब ये 10% शेयर मैंने खरीदे थे मैं इसकी सब्सिडरी था? नहीं था। आपने क्या कहा, कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकती। तो जब मैंने शेयर परचेज किए थे तब मैं इसकी सब्सिडरी था ही नहीं। पॉइंट सब में आया? आज के बाद नहीं खरीद सकता, 2025 के बाद एस कंपनी जो है एच कंपनी का एक शेयर भी नहीं खरीद सकती। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? अब समझिए, इन दो केसेस में वोटिंग पावर मिलेगी। इन दो केसेस में वोटिंग पावर मिलेगी,
लास्ट वाले केस में वोटिंग पावर नहीं मिलेगी। सर ये भी समझ में नहीं आया। अब बताओ, एच कंपनी की जब भी एजीएम होगी या जनरल मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में क्या एस कंपनी आएगी? अगर एक्सेप्शनल केसेस में उसके पास एच कंपनी के शेयर्स है तो बताओ। कंपनी की जनरल मीटिंग में कौन आता है? मेंबर। अगर सब्सिडरी कंपनी के पास शेयर्स है होल्डिंग कंपनी के तो एस कंपनी उसकी क्या हुई? मेंबर हुई। तो क्या वो जनरल मीटिंग में आएगी? बिल्कुल आएगी। क्या वो वोट डाल सकती है? बताओ बताओ। इस वाले पॉइंट से शुरू करते हैं। नहीं सर वो वोट नहीं डाल सकती। क्यों नहीं डाल सकती? उस पर किसका कंट्रोल है? होल्डिंग का। तो जो होल्डिंग कहेगी वही तो वो करेगी। अगर होल्डिंग कंपनी ने कह दिया यस पे वोट डालो तो वो क्या करेगी? यस पे वोट डाल देगी। और अगर होल्डिंग कंपनी ने कह दिया नहीं नो पे वोट डालो तो किस पे वोट डालेगी? वोट हमेशा क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए बेटा, तभी उस वोट का फायदा है। तो यहां पर कह दिया कि आपके पास शेयर्स है रिलेशनशिप से पहले, तो शेयर्स तो तुम रख लो कोई बात नहीं, बट वोटिंग पावर नहीं मिलेगी जी। क्यों नहीं मिलेगी? वोटिंग पावर का मतलब ही नहीं है। यहां पर तुम उसी रिजोल्यूशन पे यस या नो कहोगे जो होल्डिंग कंपनी ने कह दिया, क्योंकि तुम पे किसका कंट्रोल है? आज 2025 में तुम्हारे पर किसका कंट्रोल आ गया? होल्डिंग का। तो जो वो कहेगा वो करोगे ना तुम, तो फिर वोट का मतलब ही नहीं बनता। तो भाई ये वाला रूल यहां क्यों नहीं लगा? बोलो। क्योंकि यहां पर मैं किसी का एजेंट हूं, तो मैं किसके कहने पे वोट डाल लूंगा? प्रिंसिपल के कहने पे। जिसका मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं उसके कहने पे वोट डालूंगा, जिसका मैं ट्रस्टी हूं उसके कहने पे वोट डालूंगा, ना कि होल्डिंग कंपनी के कहने पे वोट डाला जाएगा। लॉजिक क्लियर हुआ? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? एक, शाबाश। और दो, शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, पूछो। चलो दोबारा देखो। क्या कोई होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड कर सकता है? क्या कोई सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों नहीं होल्ड कर सकती? ये वाला रूल। ना कोई कंपनी खुद के इक्विटी शेयर परचेज कर सकती और ना कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेज कर सकती, क्योंकि रिडम्पशन का केस बन जाएगा। पॉइंट समझ में आया? हालांकि 3 एक्सेप्शन है। पहली 2 एक्सेप्शन जो है वो उसमें कहते हैं शेयर मेरे है ही नहीं, पड़े मेरे पास है। सब्सिडरी कंपनी क्या कह रही है? पड़े मेरे पास है, बट ये मेरे नहीं है जी, मैंने एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड कर रखे किसी और के है, इसका मालिक कोई और है, पड़े मेरे पास है। अच्छा, ये मेरे पास एज ट्रस्टी पड़े हैं। ट्रस्टी का मतलब भी एजेंट होता है। मैं इन शेयर्स का ट्रस्टी हूं, एजेंट हूं, बेनिफिशियरी कोई और है, इन शेयर्स का मालिक कोई और है। ठीक है, ये शेयर्स मेरे नहीं है। तो बेटा जब होल्डिंग कंपनी अपनी जनरल मीटिंग बुलाएगी तो तुम इस मीटिंग में जाओगे? बिल्कुल जाऊंगा सर, क्योंकि मेरे पास होल्डिंग कंपनी के क्या है? शेयर्स है। बेटा तुम फिर वोट कैसे डालोगे? कहता क्यों, क्या दिक्कत है? कहता बेटा होल्डिंग कंपनी जो कहेगी कि यस पे वोट डालो तो तुम तो यस पे डालोगे, क्योंकि तुम तो उसके कंट्रोल में हो। कहता नहीं सर मैं होल्डिंग की थोड़ी मानूंगा, मैं किसकी मानूंगा? अपने मालिक की मानूंगा, जिसका मैं एजेंट हूं। जिसका मैं एजेंट हूं, जिसके ये शेयर्स है, वो जो कहेगा मैं वोट उस पर डालूंगा, होल्डिंग कंपनी के कहने पे वोट नहीं डालूंगा। तो आपके पास वोटिंग पावर रहेगी। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? लास्ट वाले केस में कह रहे हैं कि सब्सिडरी कंपनी तब शेयर नहीं खरीद सकती जब वो सब्सिडरी कंपनी बन जाए। अगर मेरे पास एच कंपनी के शेयर्स होल्डिंग सब्सिडरी की रिलेशनशिप से पहले के पड़े हैं तो पड़े रहेंगे, मतलब वो आप रख सकते हो। ये वाला केस, सर मेरे पास 2 शेयर 2015 में है एच के, जबकि मैं सब्सिडरी कब बनाऊं? 2025 में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन कब एस्टेब्लिश हुआ है? 2025 में, जबकि मेरे पास शेयर कब के हैं? 15 में। आपने कहा ना सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेज नहीं कर सकती, तो आज के बाद नहीं कर सकता क्योंकि सब्सिडरी तो 2025 में बनाऊं। कहता ठीक है फिर ये शेयर रख लो तुम, अलाउड है तुम्हें, बट वोटिंग पावर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इन शेयर्स के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा? एक तरीके से होल्डिंग कंपनी का। होल्डिंग कंपनी कौन होती है? कंट्रोलिंग। तो जब तुम इसकी जनरल मीटिंग में जाकर बैठोगे और कोई रिजोल्यूशन प्रपोज किया जाएगा तो जो होल्डिंग कंपनी कहेगी तुम वही तो वोट डालोगे, उससे अगेंस्ट कैसे जा सकते हो? यहां पर तो मालिक तुम खुद हो, और तुम्हारा मालिक कौन है? होल्डिंग कंपनी। इन 2 केसेस में तुम्हारे शेयर्स का मालिक कोई और है,
इसलिए तुम्हें वोटिंग पावर मिल रही है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया अब? चलो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक में ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, डीड्स, एटसेट्रा। कंपनी की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट, डीड एटसेट्रा कुछ हो तो उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑथेंटिकेट? एक तरीके से अप्रूव करना। ऑथेंटिकेट का मतलब क्या आता है? अप्रूव करना। कैसे पता लगेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये कंपनी की तरफ से फाइल किया गया है? कंपनी कॉमन सील होनी चाहिए, ठीक बात है ना? हाँ, सबसे पहली बात तो क्या होनी चाहिए? कॉमन सील होनी चाहिए। कॉमन सील लगी होनी चाहिए। क्या कॉमन सील होनी कंपलसरी है? बताओ। दो बातें, कॉमन सील है, नहीं है तो ओके है, कॉमन सील लगाओ। अगर कॉमन सील नहीं है तो किसके साइन होने चाहिए? साइन ऑफ, साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो, और साइंड बाय 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो, ये पहले कभी पढ़ा हुआ है, फाउंडेशन में भी था, अब भी है। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी के साइन पहले होंगे। कंपनी सेक्रेटरी ने साइन कर दिया, इसका मतलब मैंने ये डॉक्यूमेंट को चेक कर लिया है, ये लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, डायरेक्टर साहब अब आप साइन कर दो। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डॉक्यूमेंट सही बना हुआ है नहीं बना, कौन चेक करेगा? डायरेक्टर चेक करेगा, और वही क्या करेंगे? साइन करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? 2 डायरेक्टर का मतलब समझ रहे हो? क्यों 2? क्यों? ताकि एक चेक कर ले और दूसरा बंदा उसको रीचेक कर ले, ताकि गलती होने के चांसेस क्या हो जाए? कम हो जाए, इसलिए 2 डायरेक्टर लिखा हुआ है। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो चेक करने का काम किसका रहेगा और रीचेक करने का काम किसका रहेगा? डायरेक्टर का। ये लॉजिक है जी। कॉमन सील है, कॉमन सील हमेशा किसके पास होती है, किसकी कस्टडी में होती है? डायरेक्टर की कस्टडी में। तो डायरेक्टर जब कॉमन सील लगाएगा तो कम से कम 2 डायरेक्टर वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए कॉमन सील लगाते हुए, ये रूल है। और अगर कंपनी सेक्रेटरी हो तो कॉमन सील किसके पास रहती है? कंपनी सेक्रेटरी के पास। वो सारे डॉक्यूमेंट को चेक करके डायरेक्टर की अप्रूवल लेके कॉमन सील वहां पर इंप्रेस करता है, ये लॉजिक है। आजकल कॉमन सील कोई रखता नहीं है क्योंकि ऑप्शनल है, कॉमन सील होना कंपलसरी नहीं है, ये तो ऑप्शनल है। तो अगर है तो कॉमन सील लगा दो, अगर कॉमन सील है ही नहीं तो 2 डायरेक्टर के साइन, और अगर कंपनी सेक्रेटरी है कंपनी के अंदर तो 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी के साइन, चेक एंड रीचेक के लिए। पॉइंट क्लियर? ओके। उसके बाद ऑथेंटिकेशन में एक पॉइंट और भी आता है, सभी डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील नहीं लगती है बेटा। शेयर सर्टिफिकेट पे लगती है, डिबेंचर सर्टिफिकेट पे लगती है, रेंट एग्रीमेंट वगैरह पे कॉमन सील हो ऐसा नहीं होता। रेंट एग्रीमेंट है, कोई परचेज का कॉन्ट्रैक्ट करना है, उस पे नहीं लगती है कॉमन सील। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कॉमन सील रिक्वायर्ड है तो कॉमन सील लगानी चाहिए, और कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर और या फिर 1 कंपनी सेक्रेटरी और 1 डायरेक्टर। हम तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। अब बताओ, जैसे रेंट एग्रीमेंट है तो उस पे साइन कौन करेगा बताओ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे साइन सर, सही बात है सर। मैंने यहां पर वर्ड लिखा केएमपी, की मैनेजरियल पर्सन, की मैनेजरियल पर्सन, और एनी पर्सन authorized by board of directors in this behalf। लो जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट कौन फाइल करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे। बट डायरेक्टर्स बेटा डेली थोड़ी बैठे होते हैं। डायरेक्टर्स कब आते हैं नॉर्मली?
बताओ, जब कंपनी की बोर्ड मीटिंग होती है। हाँ, अगर एमडी है तो बात अलग है। केएमपी वर्ड कितने बच्चों ने सुना है? की मैनेजरियल पर्सन, सबने सुना होगा। इसमें कौन कौन आता है? सीएस, सीएफओ, सीईओ एटसेट्रा। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएस कंपनी सेक्रेटरी एटसेट्रा। अच्छा, सीईओ या सीएफओ हर कंपनी में होना जरूरी नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चों को यह लगता है कि सर सीईओ या सीएफओ डायरेक्टर ही होते हैं ना। डायरेक्टर वो होते हैं जिसको मेंबर ने अपॉइंट किया है। डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? मेंबर अपॉइंट करते हैं कि कंपनी संभालो तुम। सीईओ सीएफओ को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर इनको अपॉइंट करके अथॉरिटी दे रखी है, भैया तुम संभालो ये डॉक्यूमेंट वगैरह के काम, हम डेली थोड़ी आएंगे, तो ये साइन करेंगे। अगर केएमपी नहीं है तो सीएफओ सीईओ नहीं है तो किसी इंप्लॉई को ऑथोराइज कर देंगे। और अगर ये ऑथोराइज नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, सारा काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद करेंगे। पॉइंट सब में, कंपनी में इंप्लॉइज होते हैं ना, वो किस लिए रख रखे? अगर सारा काम डायरेक्टर को करना है तो डायरेक्टर ने उन्हें क्या कर रखा है? ऑथोराइज किया हुआ है, काम बांट दिया, ये काम तुम करो, ये काम तुम करो, ये काम तुम करो। जिसके पास कंपनी के एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट, डीड एटसेट्रा साइन करने की अथॉरिटी है, वो साइन करेगा। क्लियर है? ठीक है, आगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना हुआ है, फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। क्या क्या होते हैं? प्रोमिसरी नोट, बिल, चेक, हुंडी एटसेट्रा। ठीक है, हुंडी, हुंडी वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए आपने सुना नहीं होगा। प्रोमिसरी नोट, बिल और चेक, आपने ये वर्ड सुना है। क्या कंपनी चेक इश्यू कर सकती है? क्या कंपनी प्रोमिसरी नोट ड्रॉ कर सकती है? क्या कंपनी बिल ड्रॉ कर सकती है? बताओ। हाँ, तो कंपनी की तरफ से प्रोमिसरी नोट बनाना, मेकिंग प्रोमिसरी नोट, ड्रॉइंग बिल या चेक, एक्सेप्टिंग बिल, एंडोर्सिंग एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये सारी की सारी अलग अलग टर्म है। अच्छा, अगर मैं प्रोमिसरी नोट लिखूं तो मुझे क्या करने पड़ेंगे? प्रोमिसरी नोट पे अपने साइन करने होंगे। प्रोमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय मेकर। जो बिल ड्रॉ करेगा, जो चेक ड्रॉ करेगा, वो अपने साइन करेगा। बिल एंड चेक मस्ट बी साइंड बाय ड्रोवर। अगर ये बिल टाइम इंस्ट्रूमेंट है, अगर ये बिल टाइम इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो आप यानी कि ड्रोई चाहे तो इसकी क्या डिमांड कर सकता है? एक्सेप्टेंस डिमांड कर सकता है। तो एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रोई इसको एक्सेप्ट करता है। तो अगर कंपनी ड्रोई है और वो इसको एक्सेप्ट करना चाहती है तो कंपनी को क्या करने पड़ेंगे? साइन। बिल एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्टर को क्या करने होते हैं? साइन करने होते हैं। ठीक है, बिल एंडोर्स करने हैं तो एंडोर्सर क्या करता है? अपने साइन, कि मैं अपना बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसको क्या कर रहा हूं? ट्रांसफर कर रहा हूं। ये कुछ टर्म है जिसमें साइन करने पड़ेंगे। इन चारों केसेस में हमेशा क्या करने पड़ते हैं? साइन। अगर मान लीजिए ये काम मैं कंपनी के बिहाफ पे कर रहा हूं, ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, तो बताओ ये काम कौन करेगा भाई? कंपनी के बिहाफ पर प्रोमिसरी नोट ड्रॉ बनाना है, बिल ड्रॉ करना है, चेक ड्रॉ करना है, बिल एक्सेप्ट करना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स करना है। अपन बड़ा सिंपल सा एग्जांपल पकड़ के चले, कंपनी की तरफ से चेक इश्यू करना है। लो, कंपनी की तरफ से चेक इश्यू करना है। अब कंपनी की किसी की पेमेंट करेगी तो चेक से करेगी ना। अब बताओ चेक पे साइन किसके होंगे? कंपनी के तो साइन होते नहीं। कॉमन सील लगा दे? कंपनी में कभी भी सॉरी चेक वगैरह पे कॉमन सील नहीं लगती। कॉमन सील किस पे लगती है? शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, इन पे लगती है बेटा, सभी डॉक्यूमेंट पे नहीं लगती। और ये कोई डीड या कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ये कोई डीड, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आता। ये क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो इस वाले पॉइंट से बाहर चला गया। अब बताओ ये कौन साइन करेगा?
डिजिटल सिग्नेचर तो आजकल नेफ्ट वगैरह हो गया, बिल्कुल ठीक बात है, बट कंपनी एक्ट वही बात, अगर आप चेक फिजिकली साइन कर रहे हो तो कंपनी के बिहाफ पे कौन साइन करेगा? पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अथॉरिटी दे रखी है। एग्जांपल सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एग्जांपल एफएम, फाइनेंशियल मैनेजर। एग्जांपल सीईओ एटसेट्रा, कोई भी हो सकता है। कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या कर रखा है? ऑथोराइज कर रखा है कि कंपनी के बिहाफ पे ये बंदा चेक साइन करेगा। लगभग सेम ही है। पॉइंट क्लियर है? ओके, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, नोटिस या कुछ डॉक्यूमेंट भेजने हैं। फाइलिंग ऑफ या सेंडिंग, फाइलिंग या सेंडिंग नोटिस, इंटीमेशन टू आरओसी फ्रॉम कंपनी। हमने इस चैप्टर में ये बार बार पढ़ा ना कि हमें इंटीमेशन देनी है आरओसी को 30 डेज में, हमें आरओसी को नोटिफाई करना है 15 डेज में, ऐसा आया ना। तो नोटिफाई कैसे करें? कहते कैसे करें मतलब, आपका आरओसी कौन है? आपका आरओसी कौन है बताओ, कैसे पता लगेगा? आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? तो सबसे पहले आपका आरओसी देखो आप कौन सा है, ठीक है? वेयर कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड या एस्टैब्लिश्ड। सबसे पहले तो आरओसी देखो आपको आरओसी कौन है, देखा। उसके बाद आपको जो भी नोटिस या इंटीमेशन आरओसी को देनी है, कोई भी नोटिस या इंटीमेशन जो आपको आरओसी को देनी है एक्ट के अकॉर्डिंग, उसको भेज दो उस एड्रेस पे। जैसे दिल्ली में नेहरू प्लेस पे आरओसी का ऑफिस है, वहां पर भेजना पड़ेगा। सर भेजे कैसे? मोड, मोड क्या रहेगा? मोड का मतलब तरीका। मोड क्या रहेगा? मोड मतलब तरीका। आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो, आप रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हो। अच्छा ये अलग अलग होती है, बिल्कुल, स्पीड पोस्ट अलग होती है, रजिस्टर्ड पोस्ट अलग होती है। आप कुरियर कर सकते हो, आप बाय हैंड जमा करवा के आ सकते हो। दिल्ली जाओ उनके ऑफिस के अंदर बाय हैंड जमा करवाओ। सर आजकल कहां इन चक्रों में पड़ रहे हो? ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मींस, इलेक्ट्रॉनिक मींस यानी कि ऑनलाइन। ऑनलाइन भी जमा हो जाता है, बस ये कर दो, हो गया फाइल, कोई दिक्कत? ठीक है। सर मुझे आरओसी को जो है वो फाइल करना चाहता है डॉक्यूमेंट, आरओसी टू फाइल नोटिस या सेंड, फाइल की जगह हम सेंड वर्ड यूज करते हैं। आरओसी टू सेंड नोटिस टू कंपनी। आरओसी अगर कोई नोटिस भेजना चाहे तो कंपनी को, सर वो तो फिर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट होएगा, एट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस। आपको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ये भेजना पड़ेगा, ठीक है? आजकल ऑनलाइन भी आ गया है, ठीक है, ये भी हो गया। कंपनी, इंपॉर्टेंट मार्क करो, कंपनी टू सेंड नोटिस टू इट्स मेंबर्स। कंपनी को अगर मेंबर्स को नोटिस भेजना है तो वो कैसे भेजे? सबसे पहली चीज आएगी मोड। मोड क्या रहेगा? सर स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर, बाय हैंड, इलेक्ट्रॉनिक मींस, सब ये ऊपर वाला ही आ गया। एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो गई, एक चीज यहां पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, नॉर्मल पोस्ट।
नॉर्मल पोस्ट। नॉर्मल पोस्ट सबसे सस्ती होती है, बट इसमें डॉक्यूमेंट बहुत लेट जाता है। ठीक है, तो कंपनी नॉर्मल पोस्ट के थ्रू भी अपने मेंबर्स को क्या कर सकती है, नोटिस भेज सकती है। यहां पर नॉर्मल पोस्ट का ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना। अगर कंपनी को आरओसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, बाय हैंड या इलेक्ट्रॉनिक मीन से ही जाएगा। नॉर्मल पोस्ट से आप नोटिस नहीं भेज सकते गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को। आरओसी किसकी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी को नॉर्मल पोस्ट के थ्रू नहीं भेजना है। ये बात समझ में आ गई। हाँ, आपको अपने मेंबर्स को भेजना है तो आप सिंपल पोस्ट से भी भेज सकते हो। ये बात ध्यान रखने वाली है, ये लो मैं हाईलाइट कर देता हूं। मेंबर्स को नोटिस भेजना है तो सिंपल पोस्ट से भी भेज सकते हो। अगर आरओसी को भेजना है तो सिंपल पोस्ट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, एक मेंबर है, ये मेंबर कहता है कि भाई जहां मैं रहता हूं ना, जिस एरिया में मैं रहता हूं वहां पर है ना स्पीड पोस्ट पहुंचती नहीं है, भारतीय डाक सेवा जिंदाबाद। ठीक है, ये मेंबर जो है ये कहता है कि भाई तुम है ना स्पीड पोस्ट से मत भेजा करो मुझे, तुम मुझे डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट से मत भेजा करो। तुम मुझे डॉक्यूमेंट कैसे भेजा करो, एग्जांपल कोरियर से भेजा करो। तुम मुझे डॉक्यूमेंट किसके थ्रू भेजा करो, कोरियर से भेजा करो। कंपनी कहती है सर ये हमारा रूल है, हम सभी मेंबर्स को नोटिस कैसे भेजेंगे, स्पीड पोस्ट से। कहता भाई मेरे एड्रेस पे स्पीड पोस्ट पहुंचती नहीं है जल्दी से, मिसप्लेस हो जाती है। अच्छा, आप मुझे कोरियर से भेजा करो। इंडिया में कई एरिया ऐसे जहां पर पोस्ट नहीं जाती, कोरियर चला जाता है। कहता आप मेरे को कोरियर से भेजा करो। कंपनी कहती है सर आप कुछ समझे नहीं यार, स्पीड पोस्ट होती है 25 रुपए की, कोरियर जो है आपके एरिया में करवाएंगे तो उसके लगेंगे 45 रुपीज। 20 रुपया क्या लगेगा, फालतू लगेगा। अब बताओ ये एक्स्ट्रा कॉस्ट किसकी आ गई, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी की हो गई। अब कुछ मेंबर कहता है अच्छा ये चांद है, हमारे भी कोरियर से भेजा करो भाई। कंपनी कहते ले कर ले शुरू। अब सारे आगे सारे कह रहे कोरियर से भेजो, कोरियर से भेजो। कंपनी ने कहा ठीक है भाई, अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, हम आपको कोरियर से भेज देंगे, बट ये कॉस्ट टू कंपनी नहीं लगेगी, ये आपकी लगेगी। बताओ किससे भेजना है। तो जैसे कुछ मेंबर ने सुना अच्छा पैसे हमारे लगेंगे, नहीं नहीं ठीक है स्पीड पोस्ट ठीक है। तो अब कौन सा बंदा आएगा आगे आएगा, जो जेन्युइन होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट किसकी लगेगी, मेंबर की। तो मेंबर कहता है ठीक है मैं दे दूंगा पैसे, दे दूंगा नहीं दे दे, डिपॉजिट इन एडवांस टू कंपनी। ये पहले जमा करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये पकड़ो भैया मेरे 100 रुपए या 200 रुपए, आज के बाद कंपनी जो भी नोटिस मुझे भेजेगी वो इस पर्टिकुलर मोड से आना चाहिए। तो किससे आना चाहिए, जो मोड मैं बता रहा हूं उससे आना चाहिए, जो एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा वो मैं दूंगा। और ये ऑप्शन अब कंपनी क्या करती है, सभी मेंबर्स को देती है। ऑप्शन फॉर एवरी मेंबर, ये हर मेंबर के लिए क्या है, ऑप्शन है। और इन एजीएम, हर एजीएम में ऑप्शन दिया जाएगा कि लो भैया आपको ऑप्शन दिया जाता है। कंपनी तो स्पीड पोस्ट से भेजने में इंटरेस्टेड है, किसी को पर्टिकुलर मोड से क्या चाहिए, ये नोटिस चाहिए तो बता दो, इतनी फीस जमा करवा दो एजीएम के अंदर और आपको अगली बार से नोटिस पर्टिकुलर मोड से आना शुरू हो जाएगा। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। कबूतर, हाँ यो आ नहीं रहा, यहां पर एटसेट्रा लिख देते तो कबूतर भी आ जाता। चलिए जी, ये नोट हो गया। तो इस चैप्टर में सारे टॉपिक अपने खत्म हो गए, अब बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, करें शुरू। अच्छा बुक तो मिल गई सबको, बुक किस किस को नहीं मिली, अच्छा कल लेके आनी है, बुक लेके आनी है। अब अगले 2 दिन बुक रीडिंग चलेगी अपनी। ठीक है, देखो मैं आपको पहले बता देता हूं, आपको
स्टार्टिंग के 3-4 दिन है ना बुक मिली नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने पहले सारे के सारे नोट्स बनवा दिए। नहीं तो सिस्टम ये रहेगा कि पहले 2-3 टॉपिक करवाऊंगा, फिर नोट्स, सॉरी बुक में, फिर 2-3 टॉपिक, फिर बुक में, ऐसे चलेगा आगे। ठीक है, तो काफी आज के लिए। चलो जल्दी फ्री कर दिया, फिर तुम्हारा वर्थ भी है, मेरे को पता है। हाँ जी बेटा। हाँ हाँ, वो इक्विटी शेयर का होता है। वो सेक्शन 68 आएगा, चैप्टर नंबर 4 में ही आएगा कि कौन कौन से ऐसे केसेस है जिसमें बायबैक अलाउड है, उसकी कंडीशंस अलग है। हम्म। हम्म। हाँ, जिस दिन उसने आपके ट्रेडमार्क को कॉपी किया है, अगर कंपनी बनते ही जिस दिन आपने कंपनी बनाई थी उसी दिन से उसका नाम आपके ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, तो वहां से 3 साल में। अगर कंपनी बनने के बाद उसने अपना नाम चेंज किया है और वो चेंज नाम आपके ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, तो वहां से 3 साल मिलेंगे। नहीं नहीं, ट्रेडमार्क रजिस्टर तो पहले हो चुका, पहले ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ था, तभी तो उसको दिक्कत हो रही है कि मेरा ट्रेडमार्क पहले रजिस्टर्ड था, कंपनी बाद में बनी है। एक सेकंड, एक सेकंड में